सो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं एरन के बारे में। एरन कैसे अपने अटैक टाइटन की पावर का यूज करता है और वो कैसे कार्ल फिट्ज और ईमिर के 2000 साल पुराने रूल्स को तोड़कर पूरे सिस्टम को रीराइट करता है। एओटी यानी कि अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड में टाइटन बस एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक परफेक्टली डिजाइन सिस्टम का पार्ट है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर चीज प्लानिंग के साथ होती है, जैसे पावर ट्रांसफर, मनी कंट्रोल, रॉयल ब्लड के सीक्रेट्स और एक इनविजिबल चेन जो इन सबको एक साथ जोड़े रखती है। और फिर आता है एरन येगर, एक ऐसा इंसान जिसमें बस गुस्सा ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को समझने और उसको रीराइट करने की हिम्मत थी। सो चलो शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो है कार्ल फिट्ज और उसका पीसफुल जेल। हमारे 145th किंग यानी कि कार्ल फिट्ज के दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा प्लान आता है। वो चाहता था कि एल्डियन फिर से कभी वॉर ना करे, इसीलिए वो अपनी सारी पॉपुलेशन को जाके पैराडाइस आइलैंड में बंद कर देता है और लोगों को बोलता है यही तुम्हारे लिए सेफ दुनिया है। लेकिन असल में ये दुनिया कोई पीसफुल दुनिया नहीं बल्कि एक जेल थी। फाउंडिंग टाइटन की हेल्प से कार्ल फिट्ज लोगों की याददाश्त को मिटा देता है और लोगों को यही लगता है कि बाहर की दुनिया इवल मॉन्स्टर और टाइटन से भरी हुई है। और वहाँ के लोग इस चीज को मान चुके थे कि वॉल्स के अंदर रहना ही उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन है। और इसी तरह वो लोग अपने किंग के कंट्रोल में जीते हैं, वो भी बिना कोई भी क्वेश्चन किए। ये सिर्फ एक वॉल नहीं बल्कि एक मेंटल बैरियर था। सोचो, जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुमसे झूठ बोला गया है तो ना तुम कभी उस झूठ को समझ पाओगे और ना ही कभी तुम उससे खिलाफ कुछ कर पाओगे। और कार्ल फिट्ज अपने लोगों को एक पीसफुल दुनिया का झांसा देके उन्हें एक जेल में बंद कर देता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी आयरनी की बात तो ये है कि कार्ल फिट्ज के ऐसे ही प्लान की वजह से एरन जैसे लोग पैदा होते हैं जो लिटरली उनके पूरे सिस्टम को चैलेंज करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं और उन्हें फिर से रीराइट करते हैं। बाय द वे, तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या तुम वॉल्स के अंदर रहना चाहोगे या फिर बाहर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाउंडिंग टाइटन का विल। सो देखो, फाउंडिंग टाइटन की पावर्स शायद में डिवाइनली लग सकती है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ है एक डार्क सिस्टम जो पूरे रॉयल ब्लड फैमिली के साथ फाउंडिंग टाइटन को इनर्ट करता है। सो देखो, जो भी रॉयल ब्लड का मेंबर फाउंडिंग टाइटन के साथ इनर्ट करता है वो कार्ल फिट्ज के पीसफुल आइडियोलॉजी के कंट्रोल में आ जाता है। मतलब कि बेशक रॉयल ब्लड के पास गॉड लेवल की पावर्स आ गई थी, लेकिन फिर भी वो कार्ल फिट्ज की आइडियोलॉजी के गुलाम थे। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे फ्रीडा, फ्रीज, यूई, लीज या कोई भी रॉयल इनेटर, सब के सब कार्ल की मेंटल कमांड के स्लेव बन चुके थे। उन लोगों को लगता था कि ये डिसीजन उनका खुद का है, लेकिन असल में वो एक पुराने रिचुअल को फॉलो कर रहे थे। और इसी सिस्टम में एक लूप होल मिलता है जिसमें आता है, अगर नॉन रॉयल ब्लड इनेटर अगर फाउंडिंग टाइटन को हासिल करता है तो उसके ऊपर कार्ल फिट्ज की आइडियोलॉजी का कोई असर नहीं होगा। और यही रीजन है कि बस एरन ही समझ पाता है कि फ्रीडम का असली मतलब क्या होता है। और इस मोमेंट पे एरन बाकियों के लिए एक वायरस जैसा बन गया था, एक ऐसा वायरस जो पूरे सिस्टम में घुसकर उसके प्रोग्राम को तोड़ने वाला था। सो बेसिकली बोले तो एरन एक एरर बन चुका था, एक ऐसा एरर जो कार्ल और ईमिर के 2000 साल पुराने लिखे हुए सिस्टम को तोड़कर उसे पूरा रीराइट करने वाला था। सो देखो, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्लेव सिस्टम का ब्रेकडाउन। ईमिर फिट्ज वो लड़की थी जिसने फर्स्ट टाइम फाउंडिंग टाइटन को हासिल किया था, लेकिन उस पावर के बाद भी वो बस एक स्लेव ही बनी रही। वो किंग जिसने उसे बचाया था और लास्ट में वो उसी किंग के लिए सेंचुरीज तक काम करती है, वो भी मरने के बाद बिना रुके और बिना कुछ सोचे। जरा सोचो, 2000 साल तक एक लड़की बस काम करती है, वो भी लोगों के लिए टाइटन्स बनाना, जिसमें ना उसका कोई ओपिनियन है और ना ही कोई फ्रीडम। बस उसके लिए एक ही चीज है, वो है उसकी डिवाइन स्लेवरी। फिर आता है एरन। फिर एरन उसे बोलता है, तुम खुद डिसीजन ले सकती हो, तुम किसी के गुलाम नहीं हो। और ये बातें सुन के पहली बार ईमिर के अंदर के इमोशंस जागते हैं। एरन उसके दर्द को समझता है, उससे रिलेट करता है और उस एक मोमेंट में ईमिर अपने 2000 साल पुराने मास्टर के रूल को तोड़कर एरन को चूज करती है फाउंडिंग टाइटन के रियल होस्ट के लिए। और इस तरीके से टाइटन सिस्टम के पूरे कोर को तोड़ दिया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अटैक टाइटन का मेमोरी लूप। वैसे तो अटैक टाइटन का पावर देखने में काफी सिंपल लगता है, लेकिन ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग और ब्रूटल पावर है। अटैक टाइटन की एक स्पेशल एबिलिटी है जो है फ्यूचर मेमोरीज और पास्ट मेमोरीज का मैनिपुलेट करना। मतलब कि अटैक टाइटन फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स और पास्ट में हो चुके डिसीजंस को चेंज कर सकता है। और एरन इसी पावर का यूज करके अपने बाप यानी कि ग्रीशा येगर को इन्फ्लुएंस करता है। और तुम वो मोमेंट याद करो जब ग्रीशा फाउंडिंग टाइटन को लेने जाता है, लेकिन वो हेजिटेट करता है और फिर वहाँ आता है एरन जो अपने बाप को फोर्स करता है कि वो फाउंडिंग टाइटन को हासिल करे। सोचो, फ्यूचर का एरन पास्ट में आके
अपने फादर के माइंड में घुस के उसके डिसीजन को चेंज करता है। ये कोई नॉर्मल टाइम लूप नहीं, ये एक टाइम लूप का वॉयलेशन है। और इसी चीज से अटैक ऑन टाइटन का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ट्विस्टेड ट्रुथ रिवील होता है। जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बस एरन के प्लान का एक पार्ट था। जैसे सबसे पहले अटैक टाइटन था क्रूगर के पास, उसके बाद गया ग्रीशा के पास और फिर आया एरन के पास। और टेक्निकली देखे तो ये चेन एक क्लोज लूप बन चुकी है, जिसमें एरन ने खुद अपने आप को पास्ट में क्रिएट कर दिया और ये प्रूफ कर दिया कि एरन कोई डेस्टिनी का पपेट नहीं, बल्कि वो खुद अपने डेस्टिनी को लिखने वाला है। सो देखो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मार्ले के बारे में, जिसके पास थी टाइटन्स के पावर्स, लेकिन वो उन पावर्स को कभी ठीक से समझ नहीं पाया। सो देखो, वैसे तो मार्ले के पास 7 टाइटन्स पावर थी, लेकिन उन्हें ये कभी समझ ही नहीं आया कि उनके पास ये है क्या। उनके लिए टाइटन बस एक वेपन था, बस एक टूल जिसे वो एनिमीज को मारते थे। मार्ले सारे टाइटन्स का यूज करना सीखता है, लेकिन वो उनके बीच के कनेक्शन, पाथ वर्ल्ड के सिस्टम और यूमिर की आइडियोलॉजी, ये सारी चीजें मार्ले के लिए हमेशा मिस्ट्री बनी रहती है। और मार्ले ये सारी चीजें बस एक लेवल तक ही समझ पाता है, लेकिन उनका डीपर स्ट्रक्चर क्या, ये चीज मार्ले कभी रिवील कर ही नहीं पाया। मार्ले के लिए टाइटन्स बस एक मिलिट्री प्रोजेक्ट थे, लेकिन एरन जैसे बंदे के लिए ये एक स्पिरिचुअल चेन थी जिसे तोड़ना बहुत जरूरी था। और यही डिफरेंस था मार्ले और एरन में। सो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूमिर सिस्टम, 9 टाइटन स्लॉट्स का डिवाइन कोड। सो देखो, यूमिर के मरने के बाद उसकी लाश को उसके 3 बेटे को खिलाया गया, और फिर उसके बेटों के मरने के बाद उनकी लाश को उनके डिसेंडेंट को खिलाए गए। और ऐसा करते करते हमारे सामने आए 9 टाइटन फॉर्म, जिसमें यूमिर ने खुद सिस्टम के अंदर ये रूल सेट किया था कि बस 9 टाइटन ही एग्जिस्ट करेंगे, उससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आई मीन टू से कि टाइटन शिफ्टर्स, चाहे कोई भी टाइटन किसी और को खाए या ना खाए, लेकिन जो टोटल टाइटन शिफ्टर है वो बस 9 ही रहेंगे। हर टाइटन शिफ्टर के पास अपना फिक्स स्लॉट था, जैसे फाउंडिंग, अटैक, फीमेल, बीस्ट, कोलोसल, आर्मर, जो कार्ट और वॉर हैमर टाइटन। और इनकी पावर्स कभी भी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन ये सारे टाइटन्स टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, लेकिन इनकी पावर ऑलमोस्ट सेम रहती है। और हमारा एरन इस रूल की भी धज्जियां उड़ाता है और यूमिर से सारे एक्सेस को ले लेता है। और एक ऐसा मोमेंट था जहां एरन बिना किसी की परमिशन के काम करता है और एक कंसेंट बेस्ड सिस्टम को पूरी तरीके से तोड़ देता है। और ये चीज प्रूफ करती है कि एरन वो पहला इंसान था जो पूरे सिस्टम को ब्लाइंडली चूज ना करके उसे चेंज करने की हिम्मत रखता है। सो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है टाइटन्स एवोल्यूशन बट नो फ्रीडम। सो इसे समझते हैं हम बीस्ट टाइटन के एग्जाम्पल के साथ। ज़ीक का बीस्ट टाइटन एक एप लाइक फॉर्म में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टाइटन हमेशा अपने इसी फॉर्म में रहेगा। बीस्ट टाइटन अपने अगले इनेटर्स के जीन और उसके विल के हिसाब से लोयन, बर्ड या कोई और क्रिएचर भी बन सकता है। और ये चीज दिखाता है कि टाइटन इवॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उनके सिस्टम पे एक लिमिट है जो कि यूमिर कंट्रोल करती है। और हाँ, कुछ स्लॉट सेम रहते हैं, लेकिन कुछ का शेप बदलता रहता है। लेकिन ये कोई फ्रीडम नहीं, ये बस एक फ्लेक्सिबिलिटी है। जब एरन रंबलिंग के टाइम पे पुराने टाइटन्स को समन करता है तो उसमें काफी सारे नए टाइटन फॉर्म दिखती है जो पहले हमने कभी नहीं देखी थी। वो हमारे 9 टाइटन्स के पुराने फॉर्म थे, जो एक रिमाइंडर है कि सिस्टम का रूल बस एक इंटरेक्ट है। लेकिन एरन की एक्सिस्टेंस एक वार्निंग थी कि अगर एक इंसान यूमिर को तोड़ सकता है तो वो पूरी सिस्टम को कोलैप्स भी कर सकता है। सो हमने देखा कि एरन ने बस टाइटन पावर्स को इनर्ट नहीं किया, बल्कि उसने पूरी आइडियोलॉजी, स्लेवरी और डिवाइन रूल्स को तोड़ के पूरी दुनिया के लिए लॉ को रीराइट किया। और कार्ल फ्रिट्ज ने कैसे अपनी पीस पॉलिसी के नाम पे लोगों के फ्री विल को छीन लिया, और कैसे यूमिर ने अपने गिल्ड की वजह से अपने पावर को केज कर दिया। और अटैक टाइटन ने टाइम के रूल्स में एक बहुत ही बड़ा ग्लिच बनाया, और फिर एरन ने ये सारी चीजें कंबाइन करके प्रूफ किया नो वन कैन कंट्रोल फ्रीडम। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने इस वीडियो में कुछ नया करने का ट्राई किया है, और तुम्हें मैंने दिया है एक वीडियो में 7 पॉइंट। और तुम लोग मुझे कमेंट करो तुम्हें इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और हम मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय।